यस बच्चे, आप सबका वेलकम है इन अल्काइल हैलाइड्स। वीडियो लेक्चर्स कर रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं दैट इज द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले इन्होंने बोला है कि बच्चे जो अल्काइल हैलाइड्स के लोअर मेंबर्स होंगे, लोअर मेंबर्स का मतलब है छोटी कार्बन चेन वाले जिसमें 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, लाइक दैट दीज आर कॉल्ड एक्चुअली द लोअर मेंबर्स। और लोअर मेंबर्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो जिनके मॉलिक्यूलर मासेस कम हैं, दे आर लोअर मेंबर्स। और जिन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा होंगे दे आर हायर मेंबर्स, दे विल बी कॉल्ड हायर मेंबर्स। तो वही है कि चेन लंबी हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन ज्यादा होंगी। तो अगर लोअर मेंबर्स की बात करें जैसे कि मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, कॉमा मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, कॉमा इथाइल क्लोराइड की बात कर लें C2H5Cl, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात कर लें जैसे कि CFCl3 और CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दीज लोअर मेंबर्स आर कलरलेस गैसेस। ये लोअर मेंबर्स कलरलेस गैसेस रहने वाले हैं, तो याद रखना दीज आर कलरलेस गैसेस। और इन लोअर मेंबर्स को छोड़कर बाकी जो लोअर मेंबर्स बचेंगे, जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूं, एंड दीज वर सम लोअर मेंबर्स जिनमें एक कार्बन ही है या दो कार्बन हैं या जिनके मॉलिक्यूलर मासेस कम हैं। अदर लोअर मेंबर्स की बात करूं जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म CHCl3। इन्होंने बोला कि कुछ लोअर मेंबर्स जैसे कि ये कलरलेस गैसेस होंगे और बाकी लोअर मेंबर्स जैसे कि ये दे विल बी कलरलेस लिक्विड्स विद ए प्लीजेंट स्मेल। दे विल बी कलरलेस लिक्विड्स और बाकी लोअर मेंबर्स कलरलेस लिक्विड्स होंगे। एंड इफ दे सेड कि इफ वी टॉक अबाउट द हायर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो हायर मेंबर्स होंगे लॉन्ग कार्बन चेन्स वाले होंगे या ज्यादा मॉलिक्यूलर मासेस वाले होंगे, दे विल बी कलरलेस सॉलिड्स। वो कलरलेस सॉलिड्स होने वाले हैं। तो साथ में बच्चों अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लो द हायर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स दे विल बी कलरलेस सॉलिड्स। बट इन्होंने साथ में यह भी बोल दिया है कि हायर मेंबर अल्काइल हैलाइड्स जो अल्काइल ब्रोमाइड्स होंगे या अल्काइल आयोडाइड्स होंगे, हायर मेंबर्स वैसे तो कलरलेस सॉलिड होंगे, वैसे तो कलरलेस सॉलिड होंगे, पर वो हायर मेंबर्स जो अल्काइल ब्रोमाइड्स हैं या वो हायर मेंबर्स जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं, जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं, तो ये आपको कलरलेस सॉलिड्स नहीं मिलेंगे, इनका आपको कोई पर्टिकुलर कलर मिलेगा। तो हायर मेंबर अल्काइल ब्रोमाइड्स या हायर मेंबर अल्काइल आयोडाइड्स का कलर होने का रीजन क्या है बच्चे? इनकी लाइट की प्रेजेंस में, इन मॉलिक्यूल्स की या इन कंपाउंड्स की लाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन हो जाती है, डीकंपोज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसकी वजह से आपको हायर मेंबर्स का अल्काइल ब्रोमाइड्स में या अल्काइल आयोडाइड्स में आपको कलर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हायर मेंबर्स भी कलरलेस सॉलिड्स होंगे। ये तो थी बच्चे इनकी फिजिकल स्टेट की बात। आ जाओ अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं जिसकी बात करते हैं स्टेबिलिटी। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चे स्टेबिलिटी। ये आईएससी सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है पर आईसीएससी में तो मेंशन्ड सॉरी आईएससी में मेंशन्ड नहीं है पर सीबीएसई में जरूर मेंशन्ड होगी ये स्टेबिलिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब स्टेबिलिटी में क्या है, आपको पता है कि वो अल्काइल हैलाइड्स जिसमें जो हैलोजन है वो फ्लोरीन है, दे कैन बी कॉल्ड अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल फ्लोराइड्स। और वो अल्काइल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन क्लोरीन है, दे विल बी कॉल्ड अल्काइल क्लोराइड्स। और जिसमें ब्रोमीन है हैलोजन, दे विल बी कॉल्ड अल्काइल ब्रोमाइड्स। और जिसमें हैलोजन आयोडीन है, दे विल बी कॉल्ड
अल्काइल आयोडाइड्स। और आपको पता है फ्लोराइड्स में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड देखने को मिलेगा, क्लोराइड्स में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड देखने को मिलेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ब्रोमाइड्स में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड देखने को मिलेगा, और आयोडाइड्स में कार्बन आयोडीन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेबिलिटी में इन्होंने बताया है कि जो फ्लोराइड्स होते हैं दे आर मोस्ट स्टेबल, देन उसके बाद क्लोराइड्स स्टेबल होते हैं, देन उसके बाद ब्रोमाइड्स, और सबसे कम स्टेबल होते हैं आयोडाइड्स। अल्काइल आयोडाइड्स आर लीस्ट स्टेबल। इसका रीजन मैंने आपको नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड वाले लेक्चर में भी बताया था, बिकॉज इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अगर दोबारा भी आपको मैं लिखकर दिखाऊं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कारण है, यही कारण स्टेबिलिटी का कारण बनता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ऑलमोस्ट 452 किलो जूल पर मोल, इसकी है 351 किलो जूल पर मोल, इसकी है 293, इसकी है 234 किलो जूल पर मोल। बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे जैसे मैं फ्लोराइड से क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड की तरफ आता हूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाती है, तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। अब यही रीजन है कि जो अल्काइल ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स होते हैं, अगर इनको मैं सनलाइट में रखता हूं तो सनलाइट में रखने से ये डीकंपोज हो जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं कि अल्काइल आयोडाइड्स को अगर मैं सनलाइट में रखता हूं तो वो सनलाइट में रखने से ब्राउन कलर, पहले तो वो कलरलेस होते हैं पर सनलाइट में रखने से ब्राउन कलर डेवलप कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज उनकी फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन हो जाती है एंड दे दे रिलीज आयोडीन गैस। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिखा देता हूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल आयोडाइड थे। आर यहां पर अल्काइल है, आर मतलब मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में रखने से बिकॉज इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है, कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉन्ड एनर्जी कम है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी कम होने के कारण सनलाइट में रखने से तो ये मॉलिक्यूल डीकंपोज कर जाएंगे। डीकंपोज होने से अल्काइल और अल्काइल के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, मतलब हायर मेंबर अल्केन बना देंगे और साथ में आयोडीन गैस की फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से सनलाइट में रखने से कोई अल्काइल आयोडाइड अपना कलर ब्राउन डेवलप कर लेता है बच्चे। दैट इज द रीजन फॉर दैट। तो दैट वाज द स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो अल्काइल फ्लोराइड्स आर सबसे स्टेबल, देन क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड्स, देन आयोडाइड्स। तो स्टेबिलिटी आप बॉन्ड स्ट्रेंथ की टर्म्स में बता सकते हो कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जब नीचे आते हैं तो डिक्रीज होती जाती है। वो बॉन्ड एनर्जी से भी आपको पता चल जाता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कैसे डिक्रीज हो रही है, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में कम हो रही है। तो दैट वाज द सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में थी, स्टेबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर क्या रहने वाला है। देखो बच्चे, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहने वाला है? जब मैं अल्काइल हैलाइड फैमिली में फ्रॉम लोअर मेंबर्स टू हायर मेंबर्स मूव करता हूं, जब मॉलिक्यूल्स विद लोअर मॉलिक्यूलर मास टू मैं मॉलिक्यूल्स विद हायर मॉलिक्यूलर मास प्रोसीड करता हूं, तो एक रेगुलर इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मुझे देखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तो CnH2n+1 इंटू एक्स, ये अल्काइल हैलाइड मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो अल्काइल हैलाइड्स हैं ये उनका जनरल फॉर्मूला है। मैं एक होमोलॉगस सीरीज बना लेता हूं, एक फैमिली बना लेता हूं, किसी भी हैलोजन मान लीजिए क्लोरीन है, तो n=1 पुट करूंगा तो CH3Cl दैट विल बी द फर्स्ट मेंबर, C2H5Cl दैट विल बी द सेकंड मेंबर, C3H7Cl दैट विल बी द थर्ड मेंबर, C4H9Cl दैट विल बी द नेक्स्ट मेंबर, C5H11Cl दैट विल बी द नेक्स्ट मेंबर। तो अब इस फैमिली में पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड की फैमिली में ऐसे ही मैं अल्काइल ब्रोमाइड्स की बना सकता हूं, आयोडाइड की बना सकता हूं, फ्लोराइड की बना सकता हूं।
तो इस फैमिली में अगर मैं डाउन द फैमिली मूव करूंगा तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में करते होते हैं, मुझे रेगुलर इंक्रीज इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगी। मतलब ये लोअर मेंबर है, नीचे की तरफ हायर मेंबर आते जाते हैं विद ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन इन द मॉलिक्यूल एंड ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास। तो जब मैं लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ जाता हूं तो मुझे रेगुलर इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बच्चे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या देखते होते हैं कि दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर, कि जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, जितना मॉलिक्यूल्स का साइज या उनका सरफेस एरिया, जितना किसी दो मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा उतना उनके बीच में जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो अगर वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। तो आप नीचे देखते जाते हो कि जैसे जैसे मैं लोअर मेंबर से हायर मेंबर्स तक जाता हूं तो कार्बन चेन लंबी होती जाती है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है, जब बोल दो सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं। तो हायर मेंबर्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन विद द लोअर मेंबर्स। ये आपने याद रखना है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है बच्चे। और एक और इन्होंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बताया है कि अल्काइल हैलाइड्स के पैरेलल उतनी कार्बन्स वाला अगर मैं अल्केन मॉलिक्यूल कंसीडर कर लूं, उतनी कार्बन्स वाला अल्केन पैरेलल, फॉर एग्जांपल ये मिथाइल क्लोराइड है, इसके पैरेलल मैंने मीथेन ले लिया। इथाइल क्लोराइड है, इसके पैरेलल उतनी कार्बन्स वाला मैंने इथेन यूज कर दिया C2H6। उतनी कार्बन्स वाला प्रोपेन यूज कर लिया प्रोपाइल क्लोराइड के इक्वल। ब्यूटाइल के इक्वल उतनी कार्बन्स वाला मैंने ब्यूटेन यूज कर लिया। पेंटाइल क्लोराइड के इक्वल उतनी कार्बन्स वाला मैंने पेंटेन यूज कर लिया। तो अगर अल्केन्स के साथ मैं कंपैरिजन करूं, नंबर ऑफ कार्बन्स, दो मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन आपने कैसे करना है? वो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल, वो अल्केन का मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो आप देखोगे कि अल्काइल हैलाइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हैं इन कंपैरिजन विद अल्केन्स, तो ज्यादा होंगे। एक मेंबर अल्काइल हैलाइड का जिसमें 1 कार्बन है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एक मेंबर ऑफ अल्केन जिसमें 1 कार्बन है। सिमिलरली वो मेंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड जिसमें 2 कार्बन हैं उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन वो मेंबर ऑफ अल्केन जिसमें 2 कार्बन हैं। मतलब इनके पैरेलल मॉलिक्यूल्स अल्केन के रखूं तो अल्केन्स से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बच्चे, अल्काइल हैलाइड्स में आपको पता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन ज्यादा है। तो पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, हेलोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल अगर और बनाना होता तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अल्काइल हैलाइड के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। पर यहां अल्केन्स में कोई डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस नाम की कोई चीज नहीं है बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो अल्केन्स आर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, पर यहां अल्काइल हैलाइड्स में पोलैरिटी है, दे आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर होने से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस एग्जिस्ट करने से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन विद द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स। ठीक है बच्चों, तो एक ये बात है, अल्काइल हैलाइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स से ज्यादा होते हैं, ये भी अपने जहन में याद रखना। अब एक और भी इन्होंने बात बताई हुई है कि अगर मैं अल्काइल ग्रुप सेम रख लूं, अल्काइल ग्रुप मान लीजिए मैंने मिथाइल ग्रुप रख लिया,
हेलोजन चेंज कर दूं, यहां है फ्लोरीन, यहां है क्लोरीन, यहां है ब्रोमीन, यहां है आयोडीन, तो इन अल्काइल हैलाइड्स की अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक करूं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर क्या रहने वाला है। मैंने मिथाइल अल्काइल ग्रुप सेम रख दिया, हेलोजन चेंज कर दी, तो आप याद रखोगे कि जैसे जैसे हेलोजन का एटॉमिक मास बढ़ता है, हेलोजन का मास बढ़ता है, वैसे वैसे उस अल्काइल हैलाइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। तो मतलब मिथाइल फ्लोराइड से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा होगा, बिकॉज क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास ज्यादा है, किससे, फ्लोरीन से। और मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल ब्रोमाइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, बिकॉज इसका एटॉमिक मास ब्रोमीन का ज्यादा है क्लोरीन से। तो सिमिलरली मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल आयोडाइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, बिकॉज आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा है ब्रोमीन से। तो एटॉमिक मास बढ़ने से भी, चाहे अल्काइल ग्रुप सेम है, अगर एटॉमिक मास हेलोजन का बढ़ रहा है तो बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। वही रीजन है कि एटॉमिक मास बढ़ेगा तो साइज भी बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसको ट्रेंड्स को लिखूं तो मिथाइल आयोडाइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन आता है मिथाइल ब्रोमाइड, देन आता है मिथाइल क्लोराइड, एंड देन आता है सबसे लेट मिथाइल फ्लोराइड, जिसका सबसे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये बात भी आपने याद रखनी है बच्चे। तो लोअर मेंबर से हायर मेंबर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब लोअर से हायर मेंबर आएंगे एक पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे, साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। एक आपको आइसोमर्स के बीच में कंपैरिजन दिया है कि अगर मैं डिफरेंट आइसोमर्स यूज करूं तो आइसोमर्स में ये है कि जैसे ब्यूटेन का देख लो, जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटाइल क्लोराइड एंड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आई मीन टू से। ये तो सिंपल स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन्स वाला ब्यूटाइल ग्रुप और उसके साथ हेलोजन लगी है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया या क्लोरोब्यूटेन हो गया। और एक मैंने इसका आइसोमर बना दिया यहां, दिस, इसको बोलते हैं बच्चे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो याद रखना है आपने, जितनी ब्रांचिंग कम होगी, जितना चेन स्ट्रेट ज्यादा होगी, उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इस नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद आइसोब्यूटाइल क्लोराइड से, क्यों, इसकी ब्रांचिंग हो गई है, ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो गया है, ये थोड़े सरफेस एरिया में आ रहा है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ज्यादा सरफेस एरिया में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स में ज्यादा। तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगी इन कंपैरिजन विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया, मॉलिक्यूल छोटा हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो यही वजह है कि अगर स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन वाला अल्काइल हैलाइड है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, जितना ब्रांचेस वाला होगा उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका कम होगा। एक सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, वो भी मैं आपको बताकर दिखा देता हूं, और टर्शरी भी बना देता हूं। इसके फॉर एग्जांपल, इसके ना देयर आर 4 आइसोमर्स पॉसिबल थे, 4 आइसोमर्स ब्यूटाइल क्लोराइड के। एक तो मैंने ये बना दिया, दूसरा ये, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और एक और आइसोमर पॉसिबल है इसका ब्यूटाइल क्लोराइड का, वो है टर्शरी, उसको हम यहां साइड पर बना देते हैं।
ये दैट इज द टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आप देखो तो बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस में आ गया है मॉलिक्यूल, तो ये तो बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो अगर हम एक ही कंपाउंड के, एक ही अल्काइल हैलाइड के डिफरेंट आइसोमर्स कंपेयर करें, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का, उससे कम सेकेंडरी का, और सबसे कम होता है टर्शरी, बिकॉज ये बिल्कुल ही थोड़ी सी स्पेस में आ गया, इसका सरफेस एरिया सबसे कम है। इसका सरफेस एरिया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, इसका इससे कम। तो फर्स्ट पॉइंट में सबसे ज्यादा होगा इसका, उससे कम होगा इसका, उससे कम होगा इसका, और उससे सबसे कम होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। ये ऑर्डर भी आपने बच्चे याद रखना है कि सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने तो सरफेस कितना ऑक्यूपाई किया है मॉलिक्यूल ने, वही देखना है, सरफेस एरिया कितना है। तो यही रीजन है, जितनी चेन स्ट्रेट होगी, जितनी ब्रांचेस कम से कम होंगी, उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। चलो बच्चों, एक लास्ट हमने और फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी सॉल्युबिलिटी, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। यस बच्चे, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी सॉल्युबिलिटी। और आपको पता है, तो सबसे पहले चेक करो बच्चे, जब आपको मैं ये बता दूं कि केमिस्ट्री की एक सेइंग है, केमिस्ट्री में प्रवर्ब है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, कि लाइक लाइक में डिसॉल्व होता है। अब देखो, अल्काइल हैलाइड्स हैं, जो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, उसमें पोलैरिटी आ गई है। पोलैरिटी मतलब हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पोलैरिटी आने के कारण जो पूरा अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल होगा, दैट विल बी ए पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपको पता है, बिकॉज वाटर भी एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो लाइक लाइक में डिसॉल्व करता है, तो दे शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, दे शुड डिसॉल्व इन वाटर इन गुड अमाउंट। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हुए भी ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बहुत कम डिसॉल्व होते हैं अल्काइल हैलाइड, याद रखना। वाटर भी चाहे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर होते हुए भी ये वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। उसका रीजन यही है कि वाटर में आपको पता है कि वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर जब आप देखते हो, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता होगा कि वाटर में दो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए होते हैं। तो ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर। पर जब ये वाटर में डिसॉल्व होने जाते हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाते, दे आर अनएबल टू क्रिएट। अगर तो ये क्रिएट कर पाते, फिर तो वाटर अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ता, वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ते और इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते। तो दे शुड बी देन, आप इनको सॉल्युबल बोलते वाटर के अंदर। पर अब क्या है कि ये जो अगर वाटर के अंदर जब ये जाएंगे, वाटर अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़कर इनके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, तो जो पूरा आपका कंपाउंड होगा, जब पूरा आपका मिक्सचर होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। इट विल बी अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हो जाएगा आपका जो सॉल्यूशन होगा? बिकॉज वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने को ज्यादा एनर्जी चाहिए। पर जब वाटर इनके साथ अल्काइल हैलाइड के एक मॉलिक्यूल के साथ कोई भी बॉन्डिंग, जो भी बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बनाएगा, जब वो बॉन्डिंग बनेगी तब एनर्जी कम रिलीज होगी। यह एनर्जी वाटर की बॉन्डिंग तोड़ने को, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। पर जब एक वाटर के मॉलिक्यूल की इसके साथ बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी रिलीज कम होगी, तो नेट अनस्टेबल हो जाएगा सॉल्यूशन।
यही रीजन है कि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बिकॉज दे आर अनेबल टू मेक or create hydrogen bonding with water, and a large amount of energy is required to break the hydrogen bonding of water molecule, and lesser amount of energy will be released when alkyl halide will make bonding with water. तो नेट सॉल्यूशन की होगी अनस्टेबिलिटी, नेट सॉल्यूशन हो जाएगा अनस्टेबल, तो दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर तो सॉल्युबल होता ही है, सो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, लाइक ईथर्स, लाइक क्लोरोफॉर्म एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं बट वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। तो बच्चे एक दो फिजिकल प्रॉपर्टीज और थी अल्काइल हलाइड की, वो भी मैं इसके साथ ही जोड़ देता हूं, सॉल्युबिलिटी यहां खत्म होती है। तो एक दो फिजिकल प्रॉपर्टीज और कौन सी हैं कि एक अल्काइल हलाइड्स जब बर्न करते हैं तो ये दे बर्न विद ए ग्रीन एजेड फ्लेम। याद रखना, जब अल्काइल हलाइड्स बर्न करते हैं तो दे विल बर्न विद ए ग्रीन एजेड फ्लेम। तो ग्रीन एजेड फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब ये बर्न करते हैं, ठीक है बच्चे। और ये अल्काइल हलाइड्स होते हैं जो ये टॉक्सिक होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, आपने टॉक्सिक होते हैं एंड ये एज एनेस्थेटिक एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट्स एनेस्थीसिया के तौर पर यूज किए जाते हैं। आपको पता ही है एनेस्थीसिया क्या होता है कि पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए, फॉर एग्जांपल समटाइम्स किसी का ऑपरेट होना है तो उसको अनकॉन्शियस करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, वो एनेस्थेटिक एजेंट होता है या उसमें एनेस्थेटिक डाला जाता है ताकि पर्सन अनकॉन्शियस हो जाए। जैसे क्लोरोफॉर्म है तो पहले क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन लगाया जाता था बट अब ये क्लोरोफॉर्म के इंजेक्शन लगाने बंद कर दिए हैं, बिकॉज ऐसा होता था कि अगर ये डोज ज्यादा लग जाती है तो पर्सन समटाइम्स डेथ भी हो सकती थी पर्सन की, या हुई भी है प्रीवियस टाइम्स में, इसीलिए इसको बंद कर दिया है। बट यस, एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर ये यूज किए जाते हैं बिकॉज ये अनकॉन्शियस करते हैं अगर इनहेल कर लिए जाएं ज्यादा अमाउंट्स में, तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी है बच्चे, ये भी याद रखनी है। इसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी अल्काइल हलाइड्स की ओवर होती हैं। अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे।